ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो स्टैटिकली डिटरमिनेट, क्योंकि बीम तो हमें समझ में आ गई कि बीम क्या है, एक सिलेंडर मेंबर है और ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर ट्रांसवर्स लोडिंग होती है। अब ऐसे मेंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें फिर डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी का तयन हम कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेसी की जो बेसिक चीज़ ये है कि इफ़ दी नंबर ऑफ इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशन, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स। अब नंबर ऑफ अननोन्स क्या होते हैं, बिकॉज आपने जो बीम की शेयर फोर्स बेंडिंग और डायग्राम की वो एनालिसिस पढ़ी होंगी, उसमें आपने इक्वेशन मेथड पढ़ा होगा, उसमें आपने ग्राफिकल मेथड पढ़े होंगे। तो इन दोनों मेथड्स के जरिए से आपको ये पता चल गया है कि बीम में अननोन रिएक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो सकते हैं, वर्टिकल रिएक्शन हो सकते हैं, अननोन मोमेंट्स आ सकती हैं। एंड देन यू आल्सो हैव लर्नड टू कैलकुलेट ऑल दोज अननोन, द वर्टिकल रिएक्शन, द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड द मोमेंट। ठीक है, तो वो जो अननोन जितने भी हैं, चाहे वो एक हैं, चाहे दो हैं, चाहे तीन हैं, चाहे चार हैं, जितने भी नंबर ऑफ अननोन हैं उसके मुकाबले में नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हैं। अब ये नंबर ऑफ इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती हैं कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, क्योंकि मैकेनिक्स में आपने दो तरह की स्टैटिक्स को पढ़ा है और डायनेमिक्स को पढ़ा है। तो स्टैटिक के अंदर ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेज आ रही होती हैं और अगर वो बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट में है एंड इट डजंट मूव, then we say that the body is in a state of equilibrium. And if that particular body is in a state of equilibrium, it means that it is satisfying certain conditions of equilibrium. And those conditions of equilibrium are already known to you. I will still, मैं यहाँ आपको mention कर देता हूँ। तो उसके अंदर जो पहली condition है वो ये होती है कि summation of fx is equal to 0, and then in writing this we also specify the direction, so that rightward forces we will consider as the positive and the leftward forces will be considering as the negative, that you have already studied. एंड देन द सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये आ जाती है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज जो हैं वो भी जीरो है, और उसमें हम कह देते हैं कि भाई जो सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज हैं वो दैट वुड बी पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड फोर्सेज वुड बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इसमें आपको डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। नंबर 3 पर हम कहते हैं कि समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 एंड इन दैट वी से कि क्लॉक वाइज मोमेंट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव and the counterclockwise moment would be taken as the negative. So these are the three basic equilibrium equation. ठीक है, तो अगर आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस पे यकीनन आप लोगों ने सीखा होगा, मैंने जब मैकेनिक्स के लेक्चर लिए थे उसमें आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप 1 एक्सिस 2 एक्सिस और 3 एक्सिस तक जाते हैं, तो अगर आप तीनों एक्सिस को लेकर के चल रहे हैं तो फिर आपके पास की नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 और फिर 6 से ज़्यादा फिर 9 तक भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर करंटली चूँकि हम एक एक्स और वाई एक्सिस के अंदर रहकर बात कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ जाके ये जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो 3 ही रहती हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि आपके पास यहाँ ये 3 इक्वेशन आई हैं, ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन और अगर अननोन भी 3 है तो फिर आपके पास स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टैटिकली डिटरमिनेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ आगे आप उसमें देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह आपको फिगर में भी समझाऊंगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन द स्ट्रक्चर इज़ सेट टू बी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ठीक है, और अगर ये इक्वेशन ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो फिर वो स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट रहेगा। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जितना भी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1 का पार्ट है विल बी कंसिडरिंग ओनली द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। जो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम है वो फिर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 और 1 के अंदर वो कवर करवाया जाता है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मुख्तलिफ बीम है। दिस नंबर 1 बीम इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस नंबर 2 बीम इज द कैंटिलीवर बीम, एंड दिस नंबर 3 बीम इज द प्रॉप कैंटिलीवर बीम, एंड दिस नंबर 4 बीम इज नॉन एज द कंटिन्यूस बीम। टाइप ऑफ सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से आप बता सकते हैं, जैसे अगर हिंज सपोर्ट है तो उस पर आपको पता है कि 2 अननोन आते हैं कि 1 इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, 1 इज द वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट जो आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी हैव दैट नॉलेज। तो जिस लेवल से मुझे लेके आपको चलना है मैंने सिर्फ वो चीज़ें यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप जो चीज़ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेंटल और अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक पहुँचे कि आप वो जो इक्वेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं वो आपकी समझ में आ सके। जो फर्दर डिटेल है वो यकीनन फिर आपको जाके वो जो कोर्सेज हैं मैकेनिक्स के, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर आ रही हैं जो कि पहले से ये ज़ूम की जा रही हैं और ये आपको मुख्तलिफ कोर्सेज में पहले से पढ़ाई गई हैं, तो वो फिर यकीनन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप कहेंगे आप अपने क्वेश्चन आंसर में जो बता दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा कि अगर आपको उन चीज़ों के बारे में भी कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह हम उस पर भी कुछ कंटेंट तैयार करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
तो बहरहाल यहाँ ये 4 इक्वेशंस है। तो अगर आप ये नंबर 1 इक्वेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे एक रोलर है और एक हिंज है, तो हमें पता है कि यहाँ एक वर्टिकल आएगा, रोलर के ऊपर सिर्फ एक वर्टिकल आता है, और हिंज के ऊपर जो है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है। तो यहाँ अगर आप पहली इस केस में देख रहे हैं तो देयर आर 3 अननोन्स, एंड यहाँ इस डिस्कशन से हमें पता चला कि 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इसका मतलब ये कि 3 अननोन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। नंबर 2 में अगर आप जाते हैं तो यहाँ भी आपके पास चूंकि कैंटिलीवर के ऊपर आपके पास 3 रिएक्शन आ रहे होते हैं कि वन इज द हॉरिजॉन्टल, द अदर इज द वर्टिकल एंड द थर्ड वन इज द मोमेंट। So there are 3 unknown and we have available number of available equation, we already have 3, so 3 is equal to 3, and then this structure is also statically determinate structure. Going back to the number 3 and number 4 cases, as you can see कि यहाँ जो ये फिक्स एंड सपोर्ट है इसके ऊपर 3 रिएक्शन आ रहे हैं। यहाँ इस जगह के ऊपर आपके पास जो रिएक्शन है वो 3 है, और यहाँ जो रिएक्शन आ रहा है 1 है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, एंड हमारे पास जो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो 3 है, तो स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। इसी तरीके से जो नंबर 4 में आप देखेंगे तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ नंबर 3 एंड दिस इज़ नंबर 4। तो देयर आर 4 अननोन, बट the number of available equation with us is number 3, so this is also statically indeterminate beam. So 1 and 2 is statically determinate, and the case number 3 and 4 they are statically indeterminate beam. तो हमारा जो यहाँ बात समझाने की ये है कि स्टैटिकल डिटर्मिनेसी आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि हमने डिस्कस ही स्टैटिकल डिटर्मिनेट बीम को करना है, इनडिटर्मिनेट बीम को हमने नहीं करना। तो ये चीज़ जो आपने रट लेनी है कि इफ़ द नंबर ऑफ, जो रेड में मैंने आपको बात लिखी हुई है ये वाली बात, ये बात आपको रट लेनी चाहिए कि भाई ये जो डिटर्मिनेसी का ताल्लुक है वो इस चीज़ से है। ये चीज़ आपको रट लेनी है कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जितनी है अगर वो अननोन के इक्वल हैं तो फिर हम डिटर्मिनेट बीम को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बीम का एनालिसिस का डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन का सवाल आता है जहां अगर आपको लग रहा है कि भाई ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं है, तो आप ये इक्वेशंस को लगा करके देखें, अगर वो डिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, तो देन डेफिनेटली यू डू नॉट हैव स्किल राइट नाउ एट दिस आफ्टर स्टडिंग दिस मैकेनिक्स सॉलिड 1 कोर्स टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर बीम, टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन और इवन टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर बीम, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे वाले कोर्सेज में जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन राइज होता है कि रिजिडिटी क्या चीज़ है। तो रिजिडिटी और स्टिफनेस का कंसेप्ट जो है वो ये है जो कि रिजिडिटी जो है वो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन है। ठीक है, रिजिडिटी द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, कैसी डिफॉर्मेशन है, दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट फोर्स। अब जो फोर्स का कंसेप्ट है वो यहाँ फोर्स का कंसेप्ट सिर्फ वो ये नहीं है कि अगर आप एक पॉइंट लोड को कह रहे हैं कि भाई ये एक फोर्स है, ठीक है, तो ये फोर्स नहीं है। फोर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट काज कर सकती है किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर, उसको हम फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, अब वो एक एक्सियल लोड भी कर सकती है और ट्रांसवर्स लोड भी कर सकती है, वो एक मोमेंट भी उसके अंदर डिफ्लेक्शन काज कर सकती है, वो उसके अंदर एक टार्क भी काज कर सकता है। तो मुख्तलिफ टाइप के जो एजेंट हैं, क्योंकि फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज एन एजेंट दैट मूव्स अ बॉडी और टेंड्स टू मूव अ बॉडी, या फिर एक मूविंग बॉडी है तो दैट स्टॉप्स अ बॉडी और इट टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी, तो वी कॉल दैट पर्टिकुलर एजेंट एज अ फोर्स। तो फिर ये जो एजेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक मोमेंट भी जो है, जैसे अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं तो आप मोमेंट लगा रहे हैं, तो दरवाजे के अंदर डिस्प्लेसमेंट आई है, दरवाज़ा ने मूव किया है। ठीक है, तो फोर्स का जो कंसेप्ट है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन काज करती है तो वो फोर्स हो सकती है, वो मोमेंट भी हो सकती है, वो कपल भी हो सकता है, वो टार्क भी हो सकता है, एंड देन दैट कैन बी अ पॉइंट लोड, दैट कैन बी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरी लोड। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोर्स कर सकते हैं। तो अब वो अगर कोई ऐसी जो एक यूनिट फोर्स है, ठीक है, अगर वो 1 पाउंड फोर्स है या एक 1 न्यूटन मीटर फोर्स है, जिसको 1 न्यूटन मीटर का मतलब ये कि एक मोमेंट है, एक टार्क है जिसकी जो इंटेंसिटी है वो 1 न्यूटन मीटर है, तो अगर वो 1 न्यूटन मीटर फोर्स जो डिफॉर्मेशन काज कर रही है किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर, तो वो उसकी रिजिडिटी कहलाएगी। अब जाहिर सी बात है ये रिजिडिटी काज करने का मतलब ये है कि अगर आप एक रबड़ के ऊपर वो 1 न्यूटन मीटर की फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर लेवल ऑफ डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी। अगर आप वुड के ऊपर लगाएंगे तो वो 1 न्यूटन मीटर की फोर्स कुछ और डिफ्लेक्शन काज कर रही होगी, और इसी तरीके से अगर आप स्टील के ऊपर लगा रहे हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्प्लेसमेंट एट द डिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर। तो रिजिडिटी एंड स्टिफनेस आर रिलेटेड टू द मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब वो कौन कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टीज, जैसे आपके पास होमोजेनिटी है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने लेंथ का पढ़ा होगा, तो ये मटेरियल और सेक्शनल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रिजिडिटी जो है वो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट फोर्स।
अब व्हाट इज़ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, बिकॉज हमने जो टर्म इस्तेमाल की है वो अपने डिफ्लेक्शन वाले टर्म में वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। ये यकीनन आपने ये टर्म आपने जब वो फ्लेक्सर फार्मूला डेवलप कर रहे होंगे, डिराइव कर रहे होंगे, उस टाइम भी आपने यकीनन टर्म को सुना होगा। तो मैंने फिर भी इसको रिपीट कर दिया ताकि मैं चाह रहा था कि आपका लेवल उस तक आए ताकि आप मेरी आगे वाली बातों को समझ सकें। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई कैन बी डिफाइंड एज द मोमेंट रिक्वायर्ड टू बेंड अ बीम, क्योंकि फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर का ताल्लुक बेंडिंग से आ जाता है, और जहाँ बेंडिंग आती है बेंडिंग का ताल्लुक मोमेंट से आ जाता है। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल में सारा जो रिश्ता है इनका वो आपको पता, आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि लोड क्या है, लोड से शेयर फोर्सेस कैसे लग रही हैं, लोड की वजह से मोमेंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, और फिर वो मोमेंट जो है इसके अंदर फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस कैसे काज कर रहे हैं, और उस फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस की वजह से कैसे डिफ्लेक्शन आ रही है। तो दिस इज़ अ चेन, एक कंप्लीट चेन है जो कि लोड से चलते 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 डिफ्लेक्शन तक आती है, और फिर डिफ्लेक्शन से पहले कर्वेचर आ रहा है, कर्वेचर के साथ साथ स्लोप आ रहा है, स्लोप क्यों काजेज हो रहे हैं, वो बेंडिंग मोमेंट काज कर रही हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेसेस काज कर रहे हैं। तो ये एक लंबी चेन है जो कि आप फ्लेक्सर फार्मूला के अंदर पढ़ चुके होंगे। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का ताल्लुक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टर्म मैंने यहाँ इस्तेमाल की हुई है एज द मोमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द मोमेंट रिक्वायर्ड। कौन सी मोमेंट? टू बेंड अ बीम इन 1 यूनिट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एक यूनिट कर्वेचर अगर कोई मोमेंट उसके अंदर काज कर रही है तो दैट मोमेंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ये अगर आप देख रहे हैं तो दिस प्रोडक्ट इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ये दिस इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब एक्सियल रिजिडिटी कुछ और होगी, टॉर्जनल रिजिडिटी कुछ और होगी, जो कि आगे मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप स्टिफनेस की बात करते हैं तो स्टिफनेस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफॉर्मेशन। अगर आपने एक यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जितनी आपके पास फोर्स चाहिए वो स्टिफनेस कहलाती है। जैसे आपने स्ट्रेस का फार्मूला पढ़ा होगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम स्ट्रेन, और फिर आपको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। यहाँ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ अमाउंट ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। अब एक्सियल का ये जो पर्टिकुलर केस है ये एक्सियल का केस है, तो ई और स्ट्रेन को हम कहते हैं दिस इज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, या फिर डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दूं कि पी ए ई डिवाइडेड बाई एल, ये ए को मैं ले जाकर के यहाँ ले आया और इस पूरी चीज़ को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दी और इसको मैंने कह दिया कि डिफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं? अगर इस डेफिनेशन को यहाँ देखें कि अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, इसका मतलब ये कि ये डिफॉर्मेशन जो है अगर इफ दिस इज इक्वल टू 1 तो फिर क्या हो जाएगा कि जो फोर्स आपको रिक्वायर्ड हुई है यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए वो होगी ए ई अपॉन एल। सो दिस इज द एक्सियल स्टिफनेस, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफॉर्मेशन, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफॉर्मेशन। इसी तरीके से अगर आपने बेंडिंग में करना है तो बेंडिंग के अंदर भी स्टिफनेस निकाल सकते हैं, अगर आपको टॉर्क लगा हुआ है तो टॉर्क के अंदर भी स्टिफनेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी किस्म की जो फोर्स है वो कितनी फोर्स चाहिए है उससे जो रेलिवेंट डिफॉर्मेशन है वो यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दे। क्योंकि अगर आप एक्सियल लोड लगा रहे हैं और कंप्रेसिव है तो वो फिर कंप्रेस होगा, अगर आप एक्सियल लोड लगा रहे हैं और वो टेंसाइल लोड है तो फिर वो इलांगेट हो जाएगा, और अगर आप शेयर लगा रहे हैं तो उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएंगे। वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर यूनिट स्ट्रेन आ रहे हैं तो फिर जो रेलिवेंट चीज़ होगी वो शेयर स्टिफनेस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप एक कपल लगा रहे हैं और उसके अंदर यूनिट डिग्री उसके अंदर रोटेशन आ रही है तो वो यूनिट डिग्री की रोटेशन कौन सा टार्क काज कर रहा है, वो टार्क जो होगा वो फिर टॉर्जनल स्टिफनेस और टॉर्जनल रिजिडिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो स्टिफनेस, अगर मैं इसका क्रक्स और कंक्लूजन बयान कर दूं कि स्टिफनेस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हाइल रिजिडिटी इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, वहाँ यूनिट फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन काज हो रही है रिजिडिटी, और यूनिट रोटेशन डिफॉर्मेशन जो फोर्स काज कर रही है वो फोर्स इज देन स्टिफनेस। ठीक है, तो ये मैं जो लिखा है इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि ये आपका समझने में मुश्किल ना कर रहा। तो ये एल डिलीट हो गया, ये डेल्टा डिलीट हो गया।
अब फ्लेक्सुरल स्टिफनेस क्या है, तो चूंकि फ्लेक्सर है तो इसका मतलब डायरेक्ट है, क्यों वो एक्सियल स्टिफनेस मैंने आपको यहाँ जो ये समझाया है, ये जो पेन राइटिंग में मैंने आपको समझाया है, तो ये फिर एक्सियल स्टिफनेस की बात की। एक्सियल स्टिफनेस में एक्सियल फोर्स आ गई। अब अगर फ्लेक्सुरल स्टिफनेस की बात है, इसका मतलब मोमेंट का जिक्र आएगा। तो द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट, जिस पॉइंट पर आप मोमेंट को लगा रहे हैं और अगर वो वहाँ यूनिट रोटेशन आ जाती है तो फिर वो जो स्टिफनेस कहलाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस कहलाएगी। ठीक है, तो रिजिडिटी ओनली कंसीडर्स मटेरियल प्रॉपर्टी, जो फर्क इसमें दूसरा है वो मटेरियल प्रॉपर्टी को देखता है एंड क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी को देखता है। जैसे आपने फ्लेक्सुरल रिजिडिटी देखा था, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी में हमने कहा कि ई और आई है। ठीक है, तो ई और आई का मतलब क्या हो गया कि वन इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, ई एंड आई। तो E इज द मटेरियल प्रॉपर्टी एंड I इज द सेक्शनल प्रॉपर्टी। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है वो, या रिजिडिटी जो है, तो वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपको नजर आएगा, मटेरियल प्रॉपर्टी एंड द सेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सियल रिजिडिटी देते हैं तो वो E और A है, सेक्शनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट प्लेज अ रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सियल रिजिडिटी। एंड देन शेयर रिजिडिटी के अंदर वो G और A आ जाता है, जो कि आपने शेयर स्ट्रेस का और शेयर का फार्मूला देखा होगा। टॉर्जनल रिजिडिटी इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा सीरीज़ ऑफ लेक्चर का, वो इंशाल्लाह उसमें हम टॉर्जन को देखेंगे, तो फिर आप इस फार्मूले को भी समझने की कोशिश समझ में आ जाएगी आपकी कि जी क्या चीज़ है। जी तो आप शेयर के अंदर भी आ रहा है ना, और जे जो है, जे इज़ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और जे इज़ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इन दोनों का फ़र्क फिर आपको आगे हम समझा देंगे। तो फ्लेक्सुरल और बेंडिंग रिजिडिटी है, तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस वेलोसिटी ई एंड आई, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर हम इसी तरीके से स्टिफनेस को जिक्र करें, तो स्टिफनेस इज अ फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट और मोमेंट पर यूनिट रोटेशन, दैट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आर मोमेंट टू रोटेशन। ये मैंने आपको स्टिफनेस काफ़ी डिटेल में समझा दी है। तो अगर आपने स्टिफनेस को देखने जा रहे हैं, तो एक्सियल स्टिफनेस दैट वुड बी इक्वल टू ई ए अपॉन एल। तो लेंथ आल्सो प्लेज द रोल इन द एक्सियल स्टिफनेस। ये शेयर स्टिफनेस है जी ए अपॉन एल, यहाँ भी लेंथ। टॉर्जनल स्टिफनेस इज जी जे अपॉन एल, इसका भी पूरा फार्मूला है जो कि इंशाल्लाह हम डेरिवेशन आगे चल के सीखेंगे इसकी। ठीक है, तो ये आपके पास रिजिडिटी और इनकी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब फ्लेक्सुरल स्टिफनेस जो है विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बीम। यहाँ ये थोड़ी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की, वो ये है कि जो बीम की सपोर्ट कंडीशन है उसके हिसाब से फ्लेक्सुरल स्टिफनेस जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, और लोडिंग कंडीशन भी डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर कैंटिलीवर बीम है विद द पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, द फ्लेक्सुरल स्टिफनेस वुड बी 3EI अपॉन एल। और अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसकी जो स्टिफनेस होती है 48EI हो जाती है। अगर आपके पास ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैं यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये अगर आपने एक हिंज लगा दी है और यहाँ एक रोलर लगा दिया है और यहाँ अगर आप लगा रहे हैं, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो इसकी जो स्टिफनेस आती है, डेल्टा आता है, वो 48EI अपॉन LQ आता है। तो देख लीजिए कि इसके मुकाबले में जो यहाँ जो ऊपर हम बात कर रहे हैं वो ये वाली बात कर रहे हैं कि अगर इस किस्म की चीज़ है और यहाँ लोड P लगा हुआ है, तो इसकी वजह से जो स्टिफनेस के अंदर आ रही है वो 3EI अपॉन LQ इंड्यूस हो जाएगी, एक्साइट हो जाएगी, ये उसके अंदर सामने आ जाएगी। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसी के अंदर आप सपोर्ट कंडीशन चेंज करके इसको सिंपली सपोर्टेड बनाते हैं, तो फिर इसकी जो स्टिफनेस हो जाएगी वो 48EI हो जाएगी। तो सपोर्ट कंडीशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी स्टिफनेस। तो अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा मजबूत बनाना है या आपने उसकी लेस स्टिफनेस लेनी है, तो जस्ट बाय वेरिंग दी सपोर्ट कंडीशंस जो है वो आप उसकी स्टिफनेस को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि फिक्स एंड की जो होगी वो कुछ और आ जाएगी। अगर दोनों एंड को आप फिक्स कर देते हैं तो फिर उसकी स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बीम के अंदर जो रोटेशन आएंगी वो बहुत कम आएंगी, क्योंकि दोनों एंड की जो चीज़ें हैं वो उसको पकड़ रही हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आप आगे मजीद इसकी जो डिटेल की डिस्कशन आएगी वो समझते हम चले जाएंगे। अब जो एक और चीज़ हमने बात वहाँ की थी कि स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेंथ ये चीज़ होती है कि अगर आप इस बॉडी पे लोड लगा रहे हैं, तो अगर आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाई होगी या आपने सीखी होगी, तो दिस इज समहाउ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द स्टील। ठीक है, आप यहाँ ये आपके पास ये जो एक्सिस है
यहाँ आप लोड ले लेते हैं और इस एक्सिस के ऊपर आप स्ट्रेन ले लेते हैं। तो आप जैसे जैसे लोड को बढ़ाते जाते हैं आप देखते हैं कि स्ट्रेन इसके अंदर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ तक फिर वो हम कहते हैं कि इलास्टिक है, उसके बाद नॉन इलास्टिक है, फिर इसके अंदर हम कहते हैं यहाँ यील्डिंग आ गई। तो ये पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने डिटेल में पढ़ी होगी, और जब यहाँ पहुँचती है लोड आपका यहाँ तक आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि फेल्योर हैज़ अकर, वो जो पर्टिकुलर मेंबर है वो टूट जाता है, स्टील के अंदर नेकिंग आके वो स्टील ब्रेक हो जाता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आपने कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन देखी होगी तो वो कोई इस किस्म की आई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं कि इस जगह के ऊपर आ जाके ये इसके अंदर ब्रिटल फेल्योर आ जाता है और वो फेल हो जाती है। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ। तो ये क्या है, इट्स द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड अ लोड विदाउट फेल्योर। इससे पहले पहले तक अगर आप रहते हैं तो वो स्ट्रेंथ है, जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो मतलब ये कि आप उसको जो स्ट्रेंथ है, लोड टेकिंग कैपेसिटी है, यू आर एक्सीडिंग दैट लोड टेकिंग कैपेसिटी एंड द स्ट्रक्चर एंड दैट पर्टिकुलर मेंबर विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड एनी फर्दर लोड, सो इट मीन यू हैव एक्सीडेड द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन मेंबर है उसके अंदर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, और जो टेक्टाइल मेंबर है उसके अंदर इस तरह आ जाएगी। और अगर कोई मेंबर प्योर इलास्टोप्लास्टिक मेंबर है तो वो फिर वो इस किस्म की उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनती है। बाज़ औक़ात हम अपने जो एलिमेंट होते हैं अगर हमारे पास प्योर इलास्टिक ना भी आ रहे हों तो फिर हम उसको इलास्टोप्लास्टिक कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अगर हम इन चीज़ों को छेड़ने लग जाएंगे तो उसकी डिस्कशन फिर लंबी होने चली जाएगी। तो इस लेवल के ऊपर आप जो स्ट्रेंथ समझाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहा हूं मैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो वन लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने सीरीज ऑफ क्वेश्चन आपसे को समझाया, खुद से पूछिए और मैंने खुद ही आपको समझाए। तो लास्ट जो चीज़ आ जाती है बिफोर डिस्कसिंग दी डिफ्लेक्शन, कि वो ये है कि डिफ्लेक्शन खुद क्या चीज़ है, ताकि हमें पता तो चले कि डिफ्लेक्शन होती क्या है, ताकि फिर हम उसको डिस्कस कर सकें और उसकी कैलकुलेशन कर सकें, उसकी डेरिवेशन कर सकें, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन इज द डिग्री टू विच अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड अंडर अ लोड, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमने देख लिए, हमने स्ट्रट देखा, हमने टाई देखा, हमने कॉलम देखा, हमने बीम देखे, ठीक है। तो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। देन द फाउंडेशन इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, देन द स्लैब इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। सो ऑल दी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर जब लोड लगते हैं तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आती हैं, उसके अंदर डिस्टॉर्शन आती हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंट जितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ लोड, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज द डिफ्लेक्शन। सो अ कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड इफ अप्लाई लोड और वो यूं चला जाता है तो दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम। और अगर एक बीम है जो कि इनिशियली स्ट्रेट है और वो यूं बेंड हो जाती है तो दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। तो एनी मेंबर दैट यू आर कंसीडरिंग बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, इफ अ मेंबर डिस्प्लेस, ठीक है, किस डिग्री के ऊपर भी डिस्प्लेस करता है, जितनी शिद्दत की डिस्प्लेसमेंट के अंदर आती है वो उसके अंदर फिर हम उसको डिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ चूंकि हम बीम को देख रहे हैं तो बीम की डिफ्लेक्शन हम कंसीडर करेंगे। जो कॉलम वगैरह और दूसरे मेंबर की डिफ्लेक्शंस हैं वो इंशाल्लाह जिस टॉपिक जिस कोर्स का हिस्सा होंगे वहाँ आप सीखते जाएंगे। तो डिफ्लेक्शन आल्सो नॉन एज डिस्प्लेसमेंट कैन अकर फ्रॉम एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। जैसी बात है अगर लोड एक्सटर्नल है तो उससे भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ इट कैन अकर फ्रॉम द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन विच दैट पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर लग रही है उसकी वजह से भी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ सकती हैं, ठीक है। जैसे आपने मास स्प्रिंग का देखा हुआ है, अगर आपने स्प्रिंग के साथ मास को लटका दिया है तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो है वो मास नीचे आने की कोशिश करेगा और स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो स्प्रिंग जो है वो एक बड़ी सबसे ईजीएस्ट एनोलॉजी है जो जिसे आप कहते हैं ना एक जैसी चीज़ है। जैसे आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टिफनेस है उस स्टिफनेस को अगर आप स्प्रिंग की स्टिफनेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं किस तरीके से बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट भी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ सकती हैं, ठीक है। सो इट कैन अकर इन बीम, इट कैन अकर इन ट्रसेस, इन फ्रेम एंड बेसिकली एनी अदर स्ट्रक्चर दैट यू कैन काउंट एट, दैट यू कैन रिकॉल, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी जो डिस्प्लेसमेंट है और डिफ्लेक्शंस हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। तो अब जो मेरा ख्याल है कि यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं और एक ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर